हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार के बाद एसएससी सीपीओ 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। बिना वक्त ज़ाया किए हुए आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं 26/9/2025 से और ख़त्म होंगी 16/10/2025। 20 ही दिन का समय दिया गया है, ज़्यादा समय है नहीं। अप्लाई कर दो, ज़्यादा लेट मत करना। 20 डेज़ आर नॉट बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अपने जल्दी जल्दी अप्लाई करो, कोई कमी पेशी हो तो उसे दूर कर दो। ठीक है, अब आगे की बात करें तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका नवंबर दिसंबर 2025 में आपका ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। तो लगभग आपको 1.5 महीना ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तैयारी हम लोगों ने की हुई है, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, प्रिपेयर का रिवाइज़ करना है। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि कितनी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस अगर की बात करें, दिल्ली पुलिस मेल की, तो 114 वैकेंसीज़ आपको मिल रही हैं ओपन की। कुछ वैकेंसीज़ आपकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की हैं, एक्स सर्विसमैन की। 142 टोटल आपको मिल रही हैं देखने के लिए। उसके बाद बात करें अगर हम सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फ़ीमेल की, तो फ़ीमेल की आपकी ओपन की वैकेंसीज़ है सीधी सीधी 70। ठीक है, ओपन है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ ज़्यादा। अब आ जाते हैं सीएपीएफ पर। तो सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। सीआरपीएफ में 1006 मेल के लिए हैं, 23 फीमेल के लिए हैं, 1029 टोटल है। और फिर आईटीबीपी की बात करें अगर हम, तो उसमें आपको 100 सॉरी बीएसएफ की बात करें अगर, तो आपको 212 के लगभग आपको देखने को मिल रही है। 11 फीमेल हैं, 223 आपको टोटल देखने को मिल रही हैं। फिर आईटीबीपी की हैं 198, 35 235 के लगभग। फिर सीआईएसएफ है 1164 वैकेंसीज, 130 लड़कियों के लिए हैं सिर्फ। 1294 वैकेंसीज आपको टोटल देखने को मिल रही हैं। एसएसबी में थोड़ी कम है, 7111 82 आपको टोटल देखने को मिल रही हैं। और अगर हम देखें ध्यान से तो टोटल वैकेंसीज़ का अगर हम ध्यान देना, तो 2651 वैकेंसीज़ हैं अपनी। 2651 मेल के लिए, और फीमेल के लिए हैं 210 वैकेंसीज़। भारी भरकम ही माना जाता है, कोई कम नहीं माना जाता इस वैकेंसी को, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है सीपीओ में ना। तो और 286 वैकेंसीज़ आपकी एक्स सर्विसमैन की भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद हम नीचे बात करते हैं रिजर्वेशन की, सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट की। ये नॉर्मल चीज़ें हैं सारी, कि भाई किस तरीके से आपका रिजर्वेशन लगेगा, क्या होगा, ये सब आप मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप कोई रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं तो। ज़्यादा डिटेल में हम जनरल चीज़ों की बात करेंगे। तो थोड़ा नीचे आते हैं और अब हम देखते हैं एज लिमिट को। एज लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट। 1/8/2025 से आपकी रेकन हो रही है एज लिमिट। यानी कि अगर आप 1/8/2025 से रेकन करेंगे तो आप 2000 सॉरी 2 तारीख 8वां महीना 2000 में अगर पैदा हुए हैं तो उससे पहले नहीं होने चाहिए आप पैदा, और 1/8/2025 के बाद नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी है एस सी एस टी की, ओबीसी की। 3 साल की आपको मिलती है ओबीसी में, 5 साल की मिलती है एस सी एस टी में। और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली विडोज, डाइवोर्स, सेपरेटेड वुमेन के लिए भी कुछ दी हुई है। 35 साल तक उनको वो अप्लाई कर सकती हैं। एस सी एस टी हैं तो 40 साल तक की एज है। अब नीचे आते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। ये थोड़ा सा और रिलैक्सेशन है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। थोड़ा वो नीचे की तरफ आते हैं। तो अब हम बात करें डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट। ये होनी चाहिए मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रेकॉर्ड होगी वो होगी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट में दी हुई है उसके हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं और नीचे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है जनरली नोटिफिकेशन में। प्रोसेस है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पा जाते हैं। तो देखिए, एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ पर जो है, जो क्लोज ऑफ एप्लीकेशन डेट है वो है 16 अक्टूबर आपकी। ठीक है, 16 अक्टूबर के हिसाब से आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपने मतलब एग्ज़ाम दे भी रखे हैं अभी, तो आपका रिज़ल्ट उससे पहले आ जाना चाहिए, उस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 16 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी ही चाहिए। अगर आप ईयर हो रखे हैं तो डिग्री उसके पहले आ जानी चाहिए। ठीक है, समझ गए इस बात को, क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है।
अब आ जाते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस नोटिफिकेशन में। हाउ टू अप्लाई, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अब ये देखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो इसमें एक LMV लाइसेंस आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको ड्यूरिंग फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट आपको LMV लाइसेंस प्रोड्यूस करना होगा। आपके पास LMV लाइसेंस उस तारीख को होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस SI के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल हो फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर CAPF ओनली। ठीक है। और फोर्सेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए आप एलिजिबल ख़त्म हो जाओगे अगर आपके पास LMV लाइसेंस नहीं है तो। अब आ जाते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लगभग लगभग सेम है, लेकिन जो इन्होंने कुछ ये थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, बाकी सब तो देखो सेम है, वही पेपर 1 फिजिकल और पेपर 2 फिर मेडिकल। ठीक है, लेकिन पेपर 1 में क्या चेंज है ये देखिए, ये थोड़ी सी जो लाइन है जो घटिया सी इन्होंने ऐड की है कि 30 मिनट का आपका सेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ इसको ध्यान से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले आपका क्या होता था, हमें फ़ायदा मिल जाता था SSC CPO में, ये फ़ायदा मिल जाता था हमें 2 घंटे मिलते थे। हम 1 घंटे में के लगभग में या 1 घंटे 20 मिनट के लगभग में, 20 मिनट भी नहीं लगते थे, 1 घंटे में निपट जाते थे तीनों सब्जेक्ट्स। अपनी रीजनिंग, इंग्लिश और GK निपटा के हम मैथ्स को काफ़ी टाइम देते थे ताकि हमारा स्कोर बूस्ट हो सके। लेकिन अब वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसी CGL में दिक्कत आती है ना कि 1 ही घंटा मिलता है, उसमें हमें मैथ्स के क्वेश्चन करने, रीजनिंग करने, बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तो मैथ्स को हम पूरा अच्छे से नहीं कर पाते। वही प्रॉब्लम अब हमें CPO में भी देखने को मिलेगी अगर हमारी स्पीड स्लो है मैथ्स की तो। क्योंकि अब हमें लास्ट में टाइम नहीं बचने वाला है, हमें आधा ही घंटा मिलेगा मैथ्स के लिए, आधा ही GK के लिए। बाकी फालतू की बात है, GK के लिए आधा घंटा कोई बंदा लगाएगा तो इट इज़ टोटली वेस्ट, मेरी तो ओपिनियन में। कि आधा घंटा करेंगे क्या GK में बैठ के हम, बस वही तुक्कों को चेंज करते रहेंगे। पहले ये लगाया था, फिर थोड़ी देर बाद लगा नहीं यार B होगा वो करेंगे, क्या ही तो क्या। चलो छोड़ो। अच्छा, पेपर 2 में भी इन्होंने यही क्या किया है, अब क्या बोलूँ इसको, एक अच्छा सा वर्ड बोले तो वो तो तुम समझ गए इन्होंने क्या किया है। लेकिन इन्होंने किया यही है कि इसमें आप देखें 12.8.2 में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इंग्लिश का जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या चेंजेस किए हमने। कि भाई इसमें भी अब 30-30 मिनट के सेक्शनल टाइमर होगा। मतलब अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई किस तरीके सेक्शंस होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं बताया। मेरे हिसाब से तो ये यही करेंगे कि भाई वोकैब का एक अलग सेक्शन बना देंगे, वोकैब स्पेलिंग का, ग्रामर का अलग बना देंगे, सेंटेंस रीस्ट्रक्चर और क्लोज टेस्ट एक में और पैसेज एक में। बाकी तो अभी स्पेसिफिकली इन्होंने बताया नहीं, देखेंगे वो तो सबके साथ ही है, हमारे साथ अकेले के साथ नहीं होने वाला। जो है सबके साथ है, स्पेसिफिकली नहीं बताया क्या सेक्शंस होंगे। लेकिन इसमें भी जैसे पेपर 1 में इन्होंने सेक्शंस बताया, पेपर 2 में भी इस बार आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे 30-30 मिनट के। कि आपको पैसेज के लिए सिर्फ 30 ही मिनट मिल रहे हैं, वो कैब के लिए 30 ही मिनट मिल रहे हैं। ज़रूरत नहीं थी बस, पर इन्होंने सोचा होगा CPO का चेंज नहीं हुआ तो अब कर देते हैं। बाकी वही 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 और 2 दोनों में। ठीक है, पहले भी होती थी वो तो 1/4। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं NCC के बारे में। कई लोगों को डाउट रहता है NCC के बारे में, तो भाई आपको वही क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन के पास NCC का आपके पास फॉर्म होना चाहिए, सॉरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेपर 1 और 2 दोनों में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके 110 मार्क्स हैं पेपर 1 में। ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइज होने के बाद आपके जो भी नॉर्मलाइज होने के बाद है 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास NCC A का सर्टिफिकेट है। ऐसे ही आपके पास B का सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, C का सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। मिलेंगे किस पे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ऐसा नहीं कि आपके 110 नंबर है फिर उसमें 4 जोड़ देंगे फिर 114 पे आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी, नहीं। 110 में नॉर्मलाइज हो गए, मान लो आपके 20 हो गए, 120, तो 120 प्लस 4 124 नंबर हो गए आपके। ठीक है, ऐसे होने वाला है। मिलेंगे आपको हर पेपर में। पेपर 1 में भी अगर क्वालिफाई कर जाते हो PET वगैरह, पेपर 2 में बैठते हो तो पेपर 2 में भी आपको यही सेम ग्रेस मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो। ये सिलेबस की बात आ गई, सिलेबस वही लगभग सेम ही है, कोई ऐसी चेंजेस है नहीं। इंग्लिश की हमने बात अभी कर ही ली है। अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, पेपर 1 के बाद ये होता है आपका, मेनली इसमें हाइट होती है, चेस्ट होती है मेल्स के लिए 80-85। 80-85 मतलब ये होता है कि भाई आपकी मिनिमम 80 तो चेस्ट होनी चाहिए, फिर आपकी फुला के 5 इंच कम से कम फूलनी चाहिए वो, और 85 मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 5 इंच फूलनी चाहिए कम से कम, ये मैंने इंच का निशान बनाया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ रिलैक्सेशंस जो मिलता है उसको वो आप रीड कर लीजिएगा, बाकी देख लीजिए रिलैक्सेशन क्या क्या है यहाँ पे।
नीचे दिए हुए हैं, सबको अपने अपने रिलैक्सेशन देख लीजिए, किसी को अगर चाहिए तो इसमें हाइट में, चेस्ट में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट मेज़र की जाती है, चेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उसके लिए 157 इन्होंने दी हुई है। अब आ जाते हैं हम में हाइट नॉर्म्स इन SI इन CAPF पे, तो वो भी लगभग सबका सेम ही है, सबको सेम ही है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप थोड़ा डिटेल में खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, एक बार गो थ्रू हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो उसको आप खुद से अच्छे से पढ़ लीजिए। वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट है, ये BMI के हिसाब से होता है। ठीक है, आप खुद नेट पे सर्च करेंगे मेरी हाइट इतनी है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, वो आ जाएगा, उसके बीच में आपका वेट होना चाहिए, नॉर्मल होता है ये सब। ठीक है, ओवरवेट भी मत हो और ज़्यादा पतले भी मत हो। फिर आ जाते हैं हम फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट पे। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए ये होने वाला है आपका। मतलब ये स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिर फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट हो गया। इसमें 100 मीटर की रेस, 1600 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट मेल के लिए। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है, 800 मीटर की रेस हो जाती है, लॉन्ग जंप कम हो जाती है, हाई जंप कम हो जाती है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना। फिज़िकल मतलब SSC CPO फिज़िकल की। ठीक है, वो आप देख लेना जाके, अगर देखना चाहो तो, आपको डिटेल में अगर चाहिए तो। अब इसके बाद अगर हम बात करें हमारे काम का क्या है, काम का तो मतलब पूरा नोटिफिकेशन ही है, लेकिन ज़्यादा काम का क्या है जो जनरली हमें जानना चाहिए। अब फिर आ जाते हैं हम मेडिकल पे। मेडिकल हो जाता है आपका सबसे लास्ट में, पेपर 2 होने के बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में मतलब आपको यही है कि आप अनफिट नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में। अगर फिर उसका आपको अगर मेडिकली अगर आपको एक बार जैसे अनफिट कर दिया उन्होंने, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई आपकी कमी निकाल दी, तो री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अगले ही दिन होता है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा दिया हुआ है इसमें कि नेक्स्ट डे आपको, जैसे आपको आज निकाल दिया तो नेक्स्ट डे आपको लगता है मुझे डाउट है, तो आपको वो दोबारा देंगे। ठीक है, कि आप दोबारा चेकअप होगा आपका कल, अगले ही दिन। पहले टाइम मिलता था इसमें, अब इतना टाइम कुछ नहीं देते हैं ये। मेनली यही है, देखो आपकी आई साइट वगैरह दी हुई है, और ठीक है कि भाई 6x6 होनी चाहिए, ये थोड़ा रीड कर लेना आप। और इसकी भी अलग से वीडियो बना रखी है मैंने। अब इसमें आपको फ्लैट फुट नोकनी, ये सब वेरिकोज वेन, ये सब नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो, मेरी राय यही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करा लो। ठीक है, CPO वाले मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, पेपर 1 निकाल रहे हैं, पेपर 2 निकाल रहे हैं, फिजिकल निकाल रहे हैं, एंड में जाके मेडिकल में पता लग रहा है कि भाई मुझे वेरिकोज वेन है, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो भाई ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, नॉर्मल मेडिकल चेकअप अपना करा लो। ठीक है, ये टैटू वैटू ये सब चीज़ें ये खुद देख लो तुम, तुम्हारे टैटू वैटू है तो। ठीक है ना, मेन मेन बात तो शायद यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा मेडिकल के बाद तुम्हारा, और फिर अपने लास्ट में कट ऑफ आती है। ठीक है, तो और तो कुछ हमारे काम का इस नोटिफिकेशन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मतलब वही बात, काम का है, लेकिन कुछ किसी के काम का है, कुछ किसी के, वो अपने हिसाब से पढ़ लो। जनरल मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं जो भी होनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी कुछ होगा तो तुम डाउट्स पूछ ही लोगे। अब भाई देखो, क्या ही बताऊँ तुम्हें, जो वो होता है ना, मतलब थोड़ा सा चेंज है स्लाइट, ठीक है, पैटर्न में, तो उस पर उससे ना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा पैसेज वगैरह है जो इंग्लिश में, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है तुम्हें, क्योंकि वो ये है ना, अब टाइम कम मिलेगा। पहले टाइम मिल रहा है तो पैसेज पे हम ज़्यादा दे देते थे और बाकी चीज़ों पे कम दे देते थे। अब इसने टीयर 2 में भी देख लो, इसने बोल दिया कि हम आपको 30-30 वो देंगे, 30-30 मिनट के। फिर मैथ्स की बात आ जाती है, मैथ्स पे थोड़ा ध्यान देना। मेरी राइटिंग पे यार ज़्यादा ध्यान मत देना तुम, क्योंकि इसमें ऐसे ही लिखा जाता है। इतनी गंदी नहीं है, गंदी है मेरी राइटिंग, इतनी नहीं है। चलो दूसरे पेज पे लिख के दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है, थोड़ा मैथ्स पे ध्यान देना है। मैथ्स पे क्यों ध्यान देना है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन वगैरह इन सब की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आपको अब मतलब जैसे CGL के टीयर 2 में रीजनिंग मैथ्स का एक सेक्शन मिलता था, ऐसे यहाँ पे इन्होंने 4 सेक्शन बना दिया। तो मैथ्स के आपको 30 ही मिनट मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे। तो उस 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा घबराओ मत। कुछ नहीं है, अलग से एक वीडियो बना देंगे कि जो पैटर्न चेंज हो उसके हिसाब से हमें क्या थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, वो एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, अपनी तैयारी रखो। ठीक है, और कुछ बात हो तो अपनी कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, बाय बाय। बाय।